ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर इंसाइट इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ट्रांसलेटिंग मतलब हो गया कन्वर्ट करना, तो कंज्यूमर इंसाइट को कन्वर्ट करना मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। तो सबसे पहले देखिए इंसाइट का मतलब क्या होता है। इंसाइट का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग रखना, यानी कि उसके बारे में अच्छे से जानकारी रखना। इंसाइट मीन्स द कैपेसिटी टू गेन एन एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग। किसी चीज या किसी पर्सन के बारे में जब आप डीप अंडरस्टैंडिंग रखते हो, उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी हासिल रखते हो, तो उसको कहते हैं इंसाइट, यानी इन्फॉर्मेशन कह लीजिए आप। क्लियर। तो कंज्यूमर इंसाइट का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर इन्फॉर्मेशन। कंज्यूमर इंसाइट मतलब कंज्यूमर के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग। तो कंज्यूमर इंसाइट मीन्स डीप एक्शनेबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई कस्टमर बिहेव एज दे डू, यानी कि कोई भी कस्टमर किसी भी तरीके से बिहेव कर रहा है, तो वो उस जिस भी तरीके से बिहेव कर रहा है वैसा बिहेव क्यों कर रहा है, इस चीज को जानना ही कंज्यूमर इंसाइट कहलाता है। क्लियर। वाई कस्टमर बाई एंड वाई डू नॉट बाई, कोई भी कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को क्यों परचेज करता है या फिर क्यों नहीं परचेज कर रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है, इस चीज को जानना, इस चीज की इंफॉर्मेशन, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग को ही कंज्यूमर इंसाइट कहते हैं। क्लियर। यानी कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट मोटिवेट्स द कंज्यूमर देयर नीड एंड फीलिंग्स, किसी भी कस्टमर की क्या फीलिंग है, क्या नीड है, क्या उनको मोटिवेट करता है, क्या डिमोटिवेट करता है, इस चीज को जानना है, इस चीज की इंफॉर्मेशन ही कंज्यूमर इंसाइट कहलाती है। क्लियर। तो कंज्यूमर इंसाइट कहने का मतलब क्या हो गया, कंज्यूमर की डीप अंडरस्टैंडिंग, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग, उनके बिहेवियर के पीछे रीजन क्या है, उनको क्या मोटिवेट करता है, क्या उनकी नीड्स हैं, क्या उनकी फीलिंग्स हैं, इस चीज को समझना ही कंज्यूमर इंसाइट कहलाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत बार लोग जो है ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, या फिर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट को जो है वहां पर सेलेक्ट कर लिया, कार्ट में ऐड कर लिया। क्लियर। और जैसे ही आप जो है लॉग आउट पे, मतलब कि पेमेंट वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं कि वहां पर जो है एक्स्ट्रा चार्जेस प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे या फिर डिलीवरी के नाम पे जो है वहां पर आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा फीस जो है वहां पर लिया जाता है। तो वहां पर कस्टमर्स क्या करते हैं कि वहीं पर जो है वहां पर बंद कर देते हैं, वो पेमेंट नहीं करते, वहीं से वापस हो जाते हैं कि कौन जो है प्लेटफॉर्म या फिर डिलीवरी चार्ज इतना ज्यादा देगा, इससे अच्छा हम खुद ही जाके बाजार से जो है सामान खरीद कर लेके चले आएंगे। तो ऐसा कई बार होता है। तो मेनी शॉपर्स अबेंडन कार्ट ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड फीस, यानी कि हमने 10-15 आइटम जो है कार्ट में ऐड कर लिया। क्लियर। कार्ट में ऐड कर लिया, और जब हम चेकआउट पे आते हैं, फाइनल पेमेंट पे आते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर प्लेटफॉर्म फीस के नाम पे 10 रुपए 20 रुपए लिया जा रहा है, डिलीवरी चार्जेस 50 रुपए 60 रुपए लिया जा रहा है, जीएसटी उसमें ऐड हो जा रहा है। तो ये सारे चार्जेस, जब एक्स्ट्रा चार्जेस देखकर हमारा बिल जो है, वो जो टोटल बिल है वो ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं कि वहां पर वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं, और वो क्या करते हैं, उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ये क्या है, ये कंज्यूमर इंसाइट है, ये कंज्यूमर की डीप अंडरस्टैंडिंग है कि कंज्यूमर क्यों जो है वहां पर जो है कार्ट में आइटम ऐड करने के बाद भी उसने परचेज नहीं किया। तो ये इसके पीछे रीजन होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन, तो इसी को कंज्यूमर डीप अंडरस्टैंडिंग या फिर कंज्यूमर इंसाइट कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस डेटा कलेक्ट करती हैं, और जिससे उनको ये पता चलता है कि कस्टमर क्या परचेज कर रहा है। क्लियर। तो जब कंपनीज जो हैं कस्टमर क्या परचेज कर रहा है से कस्टमर क्यों परचेज कर रहा है, इस चीज पे फोकस करती हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इंसाइट कहते हैं। मूविंग फ्रॉम व्हाट कस्टमर्स डू टू व्हाई, यानी कस्टमर क्या कर रहा है, इस चीज से फोकस, इस पे फोकस कम करके इस चीज पे फोकस करना कि कस्टमर जो भी कर रहा है वो क्यों कर रहा है, उसी को कंज्यूमर इंसाइट कहते हैं। और इससे जो भी डेटा आता है, इससे जो भी डेटा आता है, यानी कि कस्टमर के बिहेवियर, कस्टमर के नीड, कस्टमर के मोटिवेशन से रिलेटेड जो भी डेटा आता है, उसका इस्तेमाल जो कंपनीज हैं वो एडवर्टीजमेंट को इंप्रूव करने में, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट, पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस क्रिएट करने में जो है इस्तेमाल करती हैं। तो इसी को कहते हैं ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर इंसाइट इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कस्टमर के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप इंफॉर्मेशन को जानकर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग प्लान्स को तैयार करना, एडवर्टाइजमेंट को चेंज करना, पर्सनलाइज प्रोडक्ट को डेवलप करना, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करना कस्टमर की नीड के बेसिस पे, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर इंसाइट इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो मार्केटिंग कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइजेस दिस इंफॉर्मेशन टू मेक स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज दी सेल्स। तो सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, जब मार्केटिंग कंपनी या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में इस्तेमाल करती हैं, तो उसी को कहते हैं ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर इंसाइट इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटजी। क्लियर। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल क्या देखा था कंज्यूमर इंसाइट का, कि बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा फीस, जब चेकआउट पे आते हैं, पेमेंट करने के ऑप्शन पे आते हैं, तो देखते हैं कि वहां पर जीएसटी है, वहां पर जो है डिलीवरी फीस ले रहे हैं, वहां पर प्लेटफॉर्म चार्जेस ले रहे हैं, तो एक्स्ट्रा चार्जेस वहां पर देखकर जो है वो वापस हो जाते हैं, वहां पर पेमेंट नहीं करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को परचेज नहीं करते हैं। तो इस चीज से क्या
जो है कंपनी को सीखना चाहिए या फिर क्या स्ट्रेटजी या फिर क्या प्लान डेवलप करना चाहिए कि जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनको ये चाहिए कि वो जो है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग रखें जिससे कि कन्वर्जन ज्यादा हो। क्लियर भाई, आप जो है पहले तो इन कस्टमर्स को पता ही नहीं था कि ये आगे चल के आप डिलीवरी चार्ज भी लोगे, आगे चल के आप प्लेटफॉर्म चार्ज भी लोगे, और जब उसने कस्टमर ने सारे प्रोडक्ट को ऐड कर लिया और जब पेमेंट करने पे आता है देखता है कि वहां पर एक्स्ट्रा चार्जेस लिया जा रहा है उससे। तो इससे अच्छा है कि पहले ही जो है कस्टमर्स को यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंट कर दिया जाए, कि पहले ही बता दिया जाए कि प्लेटफॉर्म इतनी फीस लगेगी और डिलीवरी जो है कम लगेगा। ऐसे ही बहुत बार ऑफर्स आते हैं, कंपनीज ऑफर्स देती है, कहाँ पे कहती है कि प्लेटफॉर्म फीस जीरो है, यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म फीस नहीं देगा, फिर कोई भी डिलीवरी चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये चीज कस्टमर को पता तो होनी चाहिए। कस्टमर को जब पता होगी ये चीज कि प्लेटफॉर्म फीस नहीं लग रहा है, चार्जेस नहीं लग रहा है डिलीवरी का, तो जाके वहां से प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो एडवर्टाइजमेंट को इंप्रूव करने की जरूरत होती है। तो कस्टमर के इंसाइट के बेसिस पे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करना ही ट्रांसलेटिंग कंज्यूमर इंसाइट इनटू मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहलाता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखिए कि सपोज कि कस्टमर के बारे में कंपनी को इंफॉर्मेशन मिली है कि कस्टमर जो है वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग को प्रेफर कर रहे हैं, यानी कि आज के टाइम पे बहुत सारे कस्टमर्स क्या कर रहे हैं, वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को, इको फ्रेंडली पैकेजिंग को प्रेफर कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पे कंपनी क्या स्ट्रेटजी डेवलप कर सकती है कि वो सस्टेनेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल करें प्रोडक्ट को डिजाइन और प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए। प्रोडक्ट की मार्केटिंग, प्रोडक्ट की डिजाइन के लिए वो सस्टेनेबल मटेरियल यानी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। क्लियर, इससे क्या होगा कि कस्टमर उनके प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। क्लियर, तो कस्टमर के इंसाइट के बेसिस पे कंपनी ने मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप की। इसी तरीके से कस्टमर इंसाइट है कि ए स्पेसिफिक डेमोग्राफिक हैज अ की अनमेट नीड, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने, मार्केटिंग कंपनीज ने जो है रिसर्च किया और उसके बेसिस पे उनको पता चला कि बहुत से कस्टमर्स हैं जिनकी कुछ नीड है जो कि जिसको फुलफिल करने के लिए कोई प्रोडक्ट है ही नहीं मार्केट में। क्लियर, रिसर्च किया गया और ये पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक नीड है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। तो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कंपनी ने क्या स्ट्रेटजी डेवलप किया, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। क्लियर, उन्होंने जो अनमेट नीड था, यानी कि वो नीड जो फुलफिल नहीं हो पा रही थी, जिसके लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं था, उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने, कंपनी ने क्या किया, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, या फिर अपना कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट था उसको रिपोजिशन किया, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस करके दोबारा से जो है उसको मार्केट में लॉन्च किया गया, जिससे कि कस्टमर को पता चले कि हाँ, इस प्रोडक्ट से उनकी वो जो नीड फुलफिल नहीं हो पाई थी वो नीड फुलफिल हो जा रही है। इससे क्या होगा, इससे कि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और सेल्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से जो कस्टमर से रिलेटेड डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, कस्टमर इंसाइट होता है, उसका इस्तेमाल जो है मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए, प्लान्स को डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, ट्रांसलेट करती हैं। क्लियर, तो कस्टमर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कस्टमर क्यों कोई काम कर रहा है, जब इस चीज के बारे में आपके पास अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप उससे रिलेटेड स्ट्रेटजी डेवलप करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, अपना प्रोडक्ट मार्केट कर सकते हो। क्लियर, डिजाइनिंग कस्टमर एक्सपीरियंसेस यूजिंग न्यूरो मार्केटिंग फाइंडिंग्स, यानी कि न्यूरो मार्केटिंग के फाइंडिंग्स, यानी कि जो सबकॉन्शियस ड्राइवर्स होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के, उसकी जो भी फाइंडिंग्स आती है उसका इस्तेमाल करके किस तरीके से कस्टमर के एक्सपीरियंसेस को इंप्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर को दिया जा सकता है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, ओवरऑल परसेप्शन ऑफ अ कस्टमर फॉर अ ब्रांड बेस्ड ऑन एवरी इंटरेक्शन दे हैव, यानी कि कस्टमर जो है किसी भी ब्रांड के साथ जो भी उसका इंटरेक्शन होता है उसके बेसिस पे क्या परसेप्शन रखता है पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, उसी को कस्टमर एक्सपीरियंस कहते हैं। क्लियर, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां पर आपके साथ अच्छा सा व्यवहार किया गया, वेटर्स जो है आपकी बात सुन रहे हैं, टाइमली जो है आपको वहां पर फूड प्रोडक्ट्स दिए गए, साफ सुथरा हाइजीन को मेंटेन किया गया, और फिर जब आप वहां पर डिनर करके या फिर लंच करके वापस आते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रीट किया जाता है और जो है डिफरेंट तरीके से आपको जो है ग्रीट किया जाता है, तो आपको एक अच्छा पॉजिटिव एक्सपीरियंस वहाँ पर मिलता है। लेकिन वहीं पर किसी दूसरे रेस्टोरेंट में जाइए, वहाँ पर आपको जो है वेटर को बुला रहे हो, वेटर आ ही नहीं रहा है, हाइजीन जो है वहाँ पर सही तरीके से मेंटेन नहीं है, तो अब जाहिर सी बात है कि वहाँ का एक्सपीरियंस आपका खराब रहेगा, दोबारा आप वहाँ पर जाओगे भी नहीं। क्लियर, तो इसी तरीके से किसी भी ब्रांड को लेकर जो भी इंटरेक्शन हुआ है कस्टमर का, उसके बेसिस पे क्या जो है परसेप्शन बना है कस्टमर का उस ब्रांड को लेकर, वही चीज कस्टमर एक्सपीरियंस कहलाती है। अच्छा इंटरेक्शन था तो अच्छा एक्सपीरियंस कहलाएगा, बुरा इंटरेक्शन था तो बुरा जो है एक्सपीरियंस कहलाएगा कस्टमर का। क्लियर, आप किसी मूवी को देखने जाते हो, मूवी देखकर आपको अच्छा लगा तो एक्सपीरियंस आपका अच्छा होता है। आप किसी मूवी को देखने गए, मूवी देख के आपको अच्छा नहीं लगा, बेकार लगा, तो आपका एक्सपीरियंस उस मूवी का बेकार जाता है। क्लियर, तो इसी तरीके से अलग अलग ब्रांड जो है अपना एड शो करते हैं, क्लियर, वेबसाइट डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट को जो है प्रोडक्ट के डिजाइन, पैकेजिंग, लेबलिंग करते हैं। तो कस्टमर जो है इन सब एड्स को देखकर, कस्टमर जो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है उनको देखकर, प्रोडक्ट के
डिज़ाइन को देखकर, उसकी लेबलिंग को, उसके कलर कॉम्बिनेशन को देखकर क्या परसेप्शन क्रिएट करता है, उसी को कस्टमर एक्सपीरियंस कहते हैं। अगर पॉजिटिव जो है परसेप्शन है तो कस्टमर एक्सपीरियंस पॉजिटिव है, यानी कि जो है कंपनी का सेल होगा वो इंक्रीज होगा, कस्टमर लॉयल होगा। लेकिन अगर वो परसेप्शन निगेटिव है तो कस्टमर का एक्सपीरियंस भी निगेटिव होगा और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपनी की सेल ग्रो नहीं करेगी। क्लियर? तो कस्टमर के एक्सपीरियंस को किस तरीके से इंप्रूव करना है, किस तरीके से पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करना है, उसके लिए न्यूरो मार्केटिंग जो है वो हेल्पफुल होता है। न्यूरो मार्केटिंग क्या करता है? ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनको इस चीज को समझने में हेल्प करता है कि किस तरीके से जो सब कॉन्शियस ड्राइवर्स होते हैं कस्टमर के, वो जो है प्रोडक्ट को परचेज करने में कस्टमर की हेल्प करते हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग सब कॉन्शियस ड्राइवर की वजह से बहुत सारे जो परचेजिंग होती है वो मेनली सब कॉन्शियस ड्राइवर की वजह से ही होती है। कलर पसंद आ गया, डिजाइन पसंद आ गया, भाई आप कोई प्लानिंग एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हो, लेकिन अचानक से आपके माइंड में जो है कहीं ना कहीं किसी कलर को उसने नोटिस कर लिया, किसी डिजाइन को नोटिस कर लिया, किसी जो है फिगर को नोटिस कर लिया, तो उसकी वजह से जो है वो कस्टमर परचेज कर लेता है। तो न्यूरो मार्केटिंग जो है बिजनेस को हेल्प करता है कि इस चीज को समझने की किस तरीके से जो सब कॉन्शियस ड्राइवर्स हैं कंज्यूमर्स के, वो कंज्यूमर बिहेवियर में अपना रोल परफॉर्म करते हैं। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ कस्टमर थिंक, फील एंड रिस्पॉन्ड सबकॉन्शियसली। तो सबकॉन्शियसली किस तरीके से कस्टमर सोचता है, फील करता है और रिस्पॉन्ड करता है, इस चीज को जानने में कौन मदद करता है? न्यूरो मार्केटिंग मदद करता है। क्लियर? और न्यूरो मार्केटिंग की इस फाइंडिंग से जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। क्लियर? तो विद दीज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू कस्टमर सबकॉन्शियस ड्राइवर्स, कंपनीज कैन डिजाइन और डेवलप स्ट्रेटजीज टू इंटरेक्ट विद द कस्टमर्स दैट क्रिएट पॉजिटिव इमोशन, सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। तो इस जो न्यूरो मार्केटिंग की फाइंडिंग से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को, उसके बेसिस को जो है डिफरेंट डिजाइन, डिफरेंट स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं और जिसका इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव इमोशन, सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी को क्रिएट करने में करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, न्यूरो मार्केटिंग की फाइंडिंग से पता चला कि कस्टमर का जो ब्रेन है वो पर्टिकुलर किसी कलर या किसी शेप को देखकर रिस्पॉन्ड करता है। क्लियर? तो आपने देखा होगा कि अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, अलग अलग जो बोतल्स हैं, वाटर बोतल की डिजाइन देखिए या फिर कोल्ड ड्रिंक की बोतल की डिजाइन देखिए, उसका शेप देखिए, तो अलग अलग शेप जो होते हैं। तो न्यूरो मार्केटिंग की फाइंडिंग से ये चीज पता चला कि पर्टिकुलर शेप को, पर्टिकुलर कलर्स को जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड है वो जल्दी से अट्रैक्ट करता है, जल्दी से सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को नोटिस करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज का इस्तेमाल करके अपने रिसेप्शन एरिया के उस तरीके के कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके डिजाइन किया। या फिर जो वेबसाइट है कंपनीज का, उसमें जो है जो फर्स्ट पेज है, जो लैंडिंग पेज होता है, फर्स्ट पेज है, उसमें अट्रैक्टिव कलर्स का इस्तेमाल किया, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। जो टेक्स्ट है, जो फोटोज है, उसमें जो है जो कलर है उसमें जो है पर्टिकुलर कलर्स का इस्तेमाल करके जो है उसको डिजाइन करते हैं। क्लियर? जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। कई बार ऐसा होता है कि हम एक्टिवली किसी पर्टिकुलर कलर को मॉनिटर नहीं करते, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस कलर को नोटिस कर लेता है। जैसे कि रेड, अगर कहीं पे भी आप रेड कलर देख लेते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड तुरंत रेड कलर को नोटिस कर लेता है कि कहीं ना कहीं खतरा है या फिर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हाईलाइट किया जा रहा है। क्लियर? ग्रीन है तो ग्रीन है यानी कि रिलैक्स है, कोई खतरा नहीं है। क्लियर? तो ये सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली इन कलर्स को देख के जो है एनालाइज कर लेता है। और इन्हीं सब का इस्तेमाल करके जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने जो प्रोडक्ट का कलर है, पैकेजिंग है, डिजाइन है, इन सबको डिजाइन करती हैं, इन सबको डेवलप करती हैं जिससे कि कस्टमर अट्रैक्ट हो। जैसे कि आप देखेंगे तो मैक्सिमम कंपनीज रेड कलर का जो है इस्तेमाल करती हैं अपने प्रोडक्ट्स में। जो आप कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल देखिए तो वहां पर क्या है कि रेड कलर का जो है पूरा जो उसमें पैकेजिंग होती है वो पूरा का पूरा रेड कलर है, रेड कलर में व्हाइट कलर से लिखा होता है। क्लियर? इसी तरीके से न्यूरो मार्केटिंग की फाइंडिंग से ये चीज पता चली है कि कोई कलर या फिर शेप अगर कस्टमर बार बार देखता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उस कलर और शेप को रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि रेड कलर आप बार बार देखेंगे तो रेड कलर को देखते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्ड कर जाएगा कि खतरा है। ग्रीन कलर है यानी कि ठीक है, कोई रिस्क नहीं है। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के जो टैग लाइंस होते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, लोगो होते हैं, बोतल का डिज़ाइन हो गया, बोतल का कलर हो गया, पैकेजिंग का कलर हो गया, उनको जब कस्टमर बार बार देखता है तो कस्टमर का सब कॉन्शियस माइंड उन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है, आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो इस फाइंडिंग का इस्तेमाल करके कंपनीज जो हैं वो अपने कलर कॉम्बिनेशन को लेके स्टिक हो जाते हैं एंड जो उनका लोगो होता है या फिर जो उनका कलर कॉम्बिनेशन होता है, बोतल पे जो पैकेजिंग का कलर है, उसको वो जल्दी से चेंज नहीं करते हैं। क्लियर? यानी कि कोई भी कंपनी बार बार अपनी पैकेजिंग को, बार बार अपने लोगों के कलर को चेंज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बार बार देखने की वजह से कस्टमर के माइंड में इस प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग का कलर है वो बैठ चुका है और कस्टमर उस पर ध्यान ना दे एक्टिवली, फिर भी उसका सबकॉन्शियस माइंड उस पर ध्यान दे देगा। पार्ले जी का पैकेट आपने देखा होगा, पार्ले जी की पैकेजिंग का कलर आज भी वैसा ही है, सेम है।
तो न्यूरो मार्केटिंग के जरिए जो कस्टमर का सबकॉन्शियस माइंड है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है डिफरेंट कलर को, पैकेजिंग को, एडवर्टाइजमेंट को देखकर, या फिर जब वो कहीं पे रेस्टोरेंट में जाता है या फिर किसी शॉप में जाता है, वहां पर जो भी उसका उसके साथ जो एक्सपीरियंस होता है, चाहे वो सेलर हो, चाहे बिलिंग काउंटर पे उसका एक्सपीरियंस हो, वो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है, उस चीज को समझना और उसके बेसिस पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है डेवलप करना, जिससे कि कस्टमर का एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहे, कस्टमर जो है पॉजिटिव फील करे, कस्टमर का परसेप्शन जो है वो पॉजिटिव रहे, और जो ऑर्गेनाइजेशन की सेल है वो इंक्रीज करे। तो इस तरीके से न्यूरो मार्केटिंग के फाइंडिंग का इस्तेमाल जो है कस्टमर के एक्सपीरियंस को डेवलप करने में किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि हम सभी ह्यूमंस के 5 सेंसेस होते हैं। कौन-कौन से? आइज़, आइज़ जो है देखने का काम आता है, टंग जो है वो टेस्ट करने के काम आता है, ईयर्स जो है वो हियरिंग के काम आते हैं, स्किन जो होता है वो टच करने के काम आता है, और जो नोज़ है उससे हम स्मेल कर सकते हैं। ये हमारे 5 सेंसेस होते हैं, आइज़, टंग, ईयर, स्किन एंड नोज़। क्लियर? आइज़ से हम देख सकते हैं, टंग से हम टेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को, ईयर से हम सुन सकते हैं आवाज़ को, स्किन से हम टच कर सकते हैं, और नोज़ से हम स्मेल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो 5 सेंसेस हैं, ये 5 सेंसेस हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, और ये इंफॉर्मेशन किसको सेंड करती हैं? ब्रेन को। ये सभी 5 सेंसेस क्या हैं? ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं अपनी-अपनी। भाई कोई चीज़ लिखी हुई है तो आँख उसको देखता है, कोई चीज़ खाने वाली है तो टंग जो है उसको टेस्ट करके बताता है, ईयर है वो साउंड को सुन के बताता है, किसको बताता है? ब्रेन को बताता है। स्किन जो है वो टच करके जो है बताता है ब्रेन को कि क्या है, सॉफ्ट है या फिर हार्ड है। नोज़ जो है वो स्मेल करके बताता है कि गंदी स्मेल है, अच्छी स्मेल है, ब्रेन को। क्लियर? और फिर जो ब्रेन है, इन इंफॉर्मेशन जो आती है 5 सेंसेस से, उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लियर? तो ये जो 5 सेंसेस हैं, इसी सेंसेस के बेसिस पे क्या है, ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इन 5 सेंसेस का इस्तेमाल करके जो है क्या करती हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट करती हैं, जिससे कि वो एक इमोशनल मेमोरेबल ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकें। क्लियर? जैसे कि आप देखते होंगे कि नेटफ्लिक्स का जो टुडुम वाला आवाज आता है, टुडुम वाला, ये क्या है, एक कहीं ना कहीं इमोशन या फिर जो है मेमोरेबल क्यूज हो गया है, कि जैसे ही इस आवाज को सुनता है तो तुरंत जो है ह्यूमन बीइंग रिकॉग्नाइज कर लेते कि हाँ ये नेटफ्लिक्स की मूवी है या फिर नेटफ्लिक्स का ऐप ओपन हो गया है। क्लियर? इसी तरीके से आप कोई भी जैसे रेड साइन हो गया, आप कहीं पे भी रेड साइन देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी या फिर यहाँ पर कुछ रिस्क है। एम्बुलेंस की आवाज, आपके कान जैसे ही एम्बुलेंस की आवाज सुनते हैं तो आप समझ जाते हो कि कोई रिस्क है, कुछ खतरा है, किसी की इमरजेंसी है। क्लियर? तो इसी तरीके से जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या करती हैं कि डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन, डिफरेंट स्टेटमेंट, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक, हार्ड म्यूजिक, इन सब का जो है इस्तेमाल करके जो है वो अपना एड या फिर अपना प्रोडक्ट डेवलप करती हैं, जिससे कि कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड को या फिर जो कह लीजिए ब्रेन को ट्रिगर किया जा सके, ब्रेन को एक्टिव किया जा सके, जिससे कि कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करे। तो सेंसरी मार्केटिंग इज अ स्ट्रेटजी that engage consumers' five senses: sight, sound, smell, taste and touch to create memorable emotional brand experience। तो सेंसरी मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि एक स्ट्रेटजी है जहां पर जो कंपनीज होती हैं वो कस्टमर के 5 सेंसेस को एंगेज करती हैं, क्लियर, ब्रांड के साथ, प्रोडक्ट के साथ, जिससे कि एक मेमोरेबल और इमोशनल ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट हो सके। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां की जो लाइटिंग है, वहां पे जो सॉफ्ट म्यूजिक चलता होगा, वो सब आपको जो है कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करते हैं, और उससे आप मेमोरेबल एक्सपीरियंस बनता है कि वहां पे गए थे, बहुत अच्छा म्यूजिक था, बहुत अच्छी लाइटिंग थी, आप दोबारा जाने के लिए वहां पर जो है उत्साहित होते हो। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि 26 जनवरी आ रही है, 15 अगस्त आ रहा है, तो उस पे जो है अलग अलग शोरूम में, अलग अलग जगहों पर क्या है कि वहां पर देशभक्ति गाने बजाए जाते हैं। तो एक इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि आप वहां पर गए हो, इमोशनल है, आज 26 जनवरी है, भक्ति वाले गाने चलते हैं, देशभक्ति वाले गाने चलते हैं, और आप जो है अटैच फील करते हो, आप जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हो, लंबे समय तक ब्राउजिंग करते हो। क्लियर? वरना फिर कोई दूसरा गाना बज रहा है या फिर आपको पसंद नहीं है तो आप जल्दी जल्दी आते हो, जल्दी जल्दी वापस चले आते हो। लेकिन आप लंबे समय तक शॉप में रहो, लंबे समय तक आप चीजों को एक्सप्लोर करो और परचेज करो, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, इस तरीके के साउंड्स प्ले करेंगे जो कि इमोशनली अटैच जिससे आप हो सको, इस तरह की कलर कॉम्बिनेशन यूज करेंगे जिससे आप इमोशनली अटैच हो सको। जैसे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त के दिन जो है इंडियन फ्लैग जो होता है, जो ट्राई कलर है, उन ट्राई कलर का इस्तेमाल करके जो यहाँ पर डेकोरेशन किए जाते हैं, जिससे कि आप उनसे अट्रैक्ट हो। क्लियर? तो सेंसरी ऑर्गेनाइज का इस्तेमाल किया जाता है मेमोरेबल और इमोशनल ब्रांड एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए। तो इसी को हम सेंसरी मार्केटिंग कहते हैं। जैसे कि आप प्लीज
प्लीजेंट सेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि अच्छे रेस्टोरेंट में जाते थे, एक अच्छी खुशबू वहाँ पर आ रही होती है। मॉल्स में जाएंगे तो वहाँ पर भी एक अच्छी जो है खुशबू आती है। तो वो खुशबू स्मेल करते ही आपके अंदर एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है, पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होने लगते हैं। जो टुडुम की आवाज़ हमने बात की नेटफ्लिक्स वाली, वो भी अलग साउंड है और उसको सुनते ही आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो तुरंत कि हाँ ये नेटफ्लिक्स है। क्लियर। इसी तरीके से कोई अपीलिंग टेक्सचर है, ब्रांड का कोई डिज़ाइन है, लोगो है, पैकेजिंग है, तो ये सब क्या है, ये सब जो है अट्रैक्ट करती हैं और मेमोरेबल और इमोशनल ब्रांड एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट करती हैं, लॉयल बनाती हैं और सेल्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर। तो ये जो सेंसेस है, जो 5 सेंसेस हैं, ये क्या करते हैं, ये कस्टमर के ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर करते हैं। कंज्यूमर का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको ट्रिगर करते हैं, जिससे कि कंज्यूमर बिना सोचे समझे नॉन लॉजिकल क्यूज का इस्तेमाल करके जो है प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। नॉन लॉजिकल क्यूज का मतलब क्या हो गया, जहां पर कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है, इमोशनल सिग्नल्स होते हैं और वहां पर जो है अपने सेंसेस के बेसिस पे, स्कैर्सिटी के बेसिस पे कस्टमर जो है प्रोडक्ट को परचेज कर लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पर क्या होता है कि वहां पर लिमिटेड टाइम ओनली या फिर ओनली 3 लेफ्ट, इस तरीके के जो है वहां पर स्लोगन्स, लोगो या फिर नोटिस चिपका दिया जाता है कि लिमिटेड टाइम ओनली, यानी कि 50% डिस्काउंट है, कुछ समय के लिए है, या फिर ये जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 3 ही यूनिट बचा है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। तो ये जो हमारी आईज है जब इस नोटिस को देखती हैं तो वो अपने दिमाग को जो है सिग्नल भेजती है। तो सब कॉन्शियस माइंड हमारा क्या कहता है कि जल्दी से ले लो वरना खत्म हो जाएगा, फिर आपके पास ये मौका दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जो है क्रिएट होता है। फोमो मींस फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये जो है क्रिएट होता है। क्लियर। तो स्कैर्सिटी और अर्जेंसी क्रिएट करके जो है कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रिगर किया जाता है। सेंसरी क्यूज, जो कि हमने बताया कि आप जैसे किसी रेस्टोरेंट में गए तो वहां पर फ्रेश ब्रेड की स्मेल आ रही है, या फिर अच्छे अच्छे कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, वह सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है जो कि कस्टमर की फीलिंग्स को ट्रिगर करती हैं। कस्टमर्स की फीलिंग ट्रिगर होगी तो कस्टमर जो है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली प्रोडक्ट को परचेज करने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसको अच्छा लगा तो वो परचेज कर लेगा, चाहे उसको जो है रिक्वायर्ड है, चाहे वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उसको अच्छा लगा, उसकी पॉजिटिव फीलिंग्स आई और उसने परचेज कर लिया। क्लियर। तो बिना सोचे समझे परचेज करना एक तरीके से सबकॉन्शियस परचेजिंग कहलाता है। तो होटल्स में आप देखिए तो वहां पर भी जो है सिग्नेचर सेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। एनवायरमेंट को जो है वहां पर वेलकमिंग एनवायरमेंट इस तरीके से क्रिएट किया जाता है जिससे कि आप मेमोरेबल हो सके। तो होटल्स में हो गया। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनका इस्तेमाल करके मेमोरेबल और जो है इमोशनल ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है कि आप गेट पे उतरते हो, फिर वहां पर जो है रिसेप्शन पे आपको रिसीव किया जाता है, फिर आपको जो है वहां पर हार्फ पहनाया जा रहा है, आपको जो है सोफे बैठा गया, वेलकम ड्रिंक प्रोवाइड किया जा रहा है, आपके टेबल पे ही जो है जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी कराई जा रही है। क्लियर। तो ये क्या है, एक तरीके का मेमोरेबल जो है वहां पर एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है, जिससे कि आप हमेशा उनके सर्विस को याद करें और फिर बार बार जो है आप उनकी सर्विस का इस्तेमाल करें। इसी तरीके से फिटनेस सेंटर में आप देखेंगे तो वहां पर आप जिम करने जा रहे हो तो वहां पर एनर्जाइज करने के लिए अप बीट यानी कि हाई बीट वाले म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है। वहां पर आप देखोगे तो धीमा धीमा म्यूजिक नहीं चलेगा, वहां पर फास्ट म्यूजिक चलता है जिसकी बीट्स हाई होती है, वो म्यूजिक चलाया जाता है। क्लियर। जिससे कि कस्टमर उस गाने को सुने और वो एनर्जाइज हो और अच्छे से ज्यादा वो एक्सरसाइज करे। क्लियर। इसी तरीके से आप डिफरेंट ड्रिंक्स के टेस्ट देखिए, डिफरेंट ड्रिंक्स के जो टेस्ट होते हैं वो यूनिक होते हैं और उनको ड्रिंक करते ही जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ब्रांड एसोसिएशन क्रिएट करता है। भाई अलग अलग कोल्ड ड्रिंक है, अलग अलग टेस्ट है और जिसको जो टेस्ट पसंद आ गया वो बार बार उसी कोल्ड ड्रिंक को जाके वो परचेज करता है, उसी ड्रिंक को जो है वो जाकर परचेज करेगा। क्लियर। तो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये भी टेस्ट जो है वो सेव हो जाता है। भाई आप अलग अलग कोल्ड ड्रिंक पे आपके अलग अलग कोल्ड ड्रिंक को आपने टेस्ट किया, फिर जो अच्छा टेस्ट लगेगा आपके माइंड को वो जो है कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा और जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीने जाओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करेगा कि आपको कौन सा कोल्ड ड्रिंक परचेज करना है। आपके पास 4-5 ऑप्शन आ जाते हैं लेकिन आप जो है उसमें परचेज कौन सा करोगे, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा। कहीं ना कहीं उसने टेस्ट कर रखा है, उसको अच्छा लगा है तो बताएगा कि नहीं आपको ड्यू पीना है कि कोका कोला पीना है या फिर थम्स अप पीना है। क्लियर। तो सबकॉन्शियस माइंड गाइड कर देता है, वहां पर इंस्टेंटली आ जाता है कि नहीं मैं तो ड्यू पीऊंगा, नहीं मैं तो स्प्राइट पीऊंगा। क्लियर। या लिम्का पीऊंगा। तो इस तरीके से सबकॉन्शियस माइंड आपका वहां पर रिस्पॉन्स करता है। तो टेस्ट, इस तरीके से टेस्ट डेवलप करिए कि कस्टमर बिना सोचे समझे आपके प्रोडक्ट को जो है वो ऑर्डर कर दे। क्लियर। तो ये जो है डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके जरिए सेंसरी ऑर्गन्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, पॉजिटिव ब्रांड एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है। क्लियर।
नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ न्यूरो मार्केटिंग इन रिटेल, एफएमसीजी, लग्जरी ब्रांड्स एंड सर्विस सेक्टर। यानी कि न्यूरो मार्केटिंग की जो भी फाइंडिंग्स आती हैं उसका इस्तेमाल किस तरीके से रिटेल ऑर्गेनाइजेशन में, एफएमसीजी, लग्जरी ब्रांड्स और सर्विस सेक्टर में किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें रिटेल की। तो देखिए, रिटेल यानी कि जो शॉप्स होते हैं, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गए, तो वहां पर न्यूरो मार्केटिंग की फाइंडिंग्स का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज स्टोर की डिजाइन, कि स्टोर के डिजाइन को ऑप्टिमाइज करने में, कि लेआउट कैसा होगा, कौन सी लाइटिंग इस्तेमाल करनी है, कलर कौन सा इस्तेमाल करना है, क्लियर। इन सब चीजों को डिसाइड करने के लिए न्यूरो मार्केटिंग की फाइंडिंग्स जो है वो हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि न्यूरो मार्केटिंग की फाइंडिंग से ये चीज पता चलती है कि जो रेड और येलो कलर्स होते हैं वो इम्पल्स बाइज को जो है प्रमोट करते हैं, वहीं पर जो ब्लू और ग्रीन कलर होते हैं ये ट्रस्ट को बिल्ड करते हैं। तो आप देखते होंगे कि स्टोर में नॉर्मली जो भी स्टोर्स होते हैं, जो रिटेल शॉप्स होती हैं, वहां पर रेड, येलो या फिर ब्लू या फिर ग्रीन, इन सब कलर का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है, क्लियर। तो लेआउट कैसे होगा, लाइटिंग कैसे होगी, कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन सब चीजों को डिसाइड करने में न्यूरो मार्केटिंग हेल्पफुल करता है। भाई, आई बॉल ट्रैकिंग मेथड हो गया, इसके जरिए जो है वहां पर टेस्ट किया जा सकता है कि जो कस्टमर्स हैं, जो जब टेस्टिंग होती है कि कौन सा कलर इस्तेमाल किया जाए, तो जब आप टेस्टिंग कर रहे हो तो तभी आप जो है आई बॉल ट्रैकिंग मेथड के जरिए इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कस्टमर जो है कौन से कलर्स को ज्यादा फोकस कर रहा है, कस्टमर कौन से कलर पे ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्लियर। तो इस तरीके से जो है न्यूरो मार्केटिंग की फाइंडिंग के बेसिस पे लेआउट, लाइटिंग, कलर, इन सब का जो है वहां पर डिसाइड किया जाता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट का प्लेसमेंट क्या होगा, आई लेवल पे कौन से प्रोडक्ट रखने हैं, नीचे वाले रैक में कौन से प्रोडक्ट रखने हैं, ऊपर वाले रैक में कौन से प्रोडक्ट रखने हैं, विजिबिलिटी कैसे रखनी है, कौन सा प्रोडक्ट जो है रिसेप्शन एरिया पे रखना है, यानी कि जो बिलिंग काउंटर वहां पे रखना है, कौन सा प्रोडक्ट पीछे रखना है, कौन सा प्रोडक्ट आगे वाले रैक्स में रखने हैं। तो ये सारी चीजें डिसाइड करने में न्यूरो मार्केटिंग की जो फाइंडिंग्स है वो हेल्प करती है भाई। इसी तरीके से सेंसरी मार्केटिंग, यानी कि साउंड कौन सा इस्तेमाल करना है। देखते होंगे कि कुछ शॉप, रिटेल शॉप में क्या है कि धीमा धीमा म्यूजिक चल रहा होता है, कहीं पर जो है इंग्लिश सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, कहीं पर जो है हिंदी सॉन्ग्स चल रहे होते हैं, क्लियर। तो साउंड का इस्तेमाल करना, इसमें किस तरीके का फ्रेग्रेंस होना चाहिए रिटेल शॉप के अंदर, जो कस्टमर है वो कौन से प्रोडक्ट को आसानी से टच कर सकता है, कौन से प्रोडक्ट को टच नहीं कर सकता है। इस चीज को डिसाइड करने के लिए न्यूरो मार्केटिंग के फाइंडिंग्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, जीएसआर, ये जो है न्यूरो मार्केटिंग का टेक्निक होता है, जिसका इस्तेमाल करके इस चीज को जो है चेक किया जाता है कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को टच करके एक्साइटेड एक्साइटेड फील करता है और कौन से प्रोडक्ट को टच करके कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो जिस प्रोडक्ट को टच करके कस्टमर के अंदर एक्साइटमेंट वाला रिस्पॉन्स आता है, एक्साइटमेंट इंक्रीज होती है, तो उसको जो है आप कस्टमर के लेवल पे रखोगे, जिससे कि कस्टमर उसको आसानी से टच कर सके और उसके अंदर एक्साइटमेंट जगे और वो जो है उस चीज को परचेज करे। तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो कि सील्ड होते हैं, यानी कि आप उनको खोल के चेक नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि ओपन रखे जाते हैं जिससे कि आप उनको इस्तेमाल करें। वो जानबूझ के इस तरीके से रखे जाते हैं जिससे कि आप उनको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप जब उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप चाहोगे कि उसको परचेज करें। जैसे कि आप देखते होंगे कि शॉप में जो टॉफी चॉकलेट्स होते हैं वो नॉर्मली नीचे वाले रैक में रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे बच्चे जो है उस पे उसको छू सके। जब बच्चे छुएंगे, देखेंगे, उसको परचेज करेंगे, जिद करेंगे, पेरेंट्स को परचेज करना ही पड़ेगा। तो ये जो है टेक्निक होती है। इसी तरीके से प्राइसिंग पॉलिसीज, तो नॉर्मली देखा गया है कि जैसे कि कोई प्रोडक्ट $10 का है तो उसकी प्राइसिंग $10 ना रख के $9.99 या फिर ₹9.99 जो है वो रखी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो है अफोर्डेबिलिटी को शो करता है। भाई, जो परचेज करने जा रहा है तो उसको लगेगा कि ये ₹10 नहीं बल्कि ₹9 का है, क्लियर। ये $10 का नहीं बल्कि $9.99 का है, तो उसको लगेगा कि ये $9 में ही मिल जा रहा है। तो ये जो है कहीं ना कहीं एक अफोर्डेबिलिटी की परसेप्शन को क्रिएट करता है, उसको लगता है कि सस्ता है, महंगा नहीं है। तो ये न्यूरो मार्केटिंग की फाइंडिंग के बेसिस पे प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो रिटेल शॉप वाले इस्तेमाल करते हैं, और इसी के बेसिस पे प्राइसिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट का डिजाइन कैसे रखना है, जो है कौन से साउंड्स को, कौन से स्मेल्स का इस्तेमाल करना है, कौन से जो है सेंट का इस्तेमाल करना है, कौन से प्रोडक्ट को ओपन रखना है, कौन से प्रोडक्ट को पैक्ड रखना है, लाइटिंग क्या होगी, लेआउट क्या होगा, कलर क्या होगा, ये सारी चीजें डिसाइड की जाती हैं। इसी तरीके से एफएमसीजी में अगर न्यूरो मार्केटिंग के रोल की बात करें तो एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें भी जो है अलग अलग तरीके से न्यूरो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, जैसे कि दूध हो गया, ब्रेड के पैकेटिंग हो गई या फिर टूथपेस्ट वगैरह हो गया, तो इनकी पैकेजिंग क्या कैसी होनी चाहिए, उनका कलर कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, इस चीज को डिसाइड करने में जो है न्यूरो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। न्यूरो मार्केटिंग के फाइंडिंग के बेसिस पे पता चलता है कि कौन से कलर से अट्रैक्ट होता है कस्टमर, कौन से, भाई टूथपेस्ट अलग
अलग अलग ब्रांड के हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के अलग अलग पैकेजिंग, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो कस्टमर कुछ कलर ऐसे होते हैं जिसके तरफ अट्रैक्ट होता है और उस कलर को जो है वो जो है परचेज भी कर लेता है उस कलर की पैकेजिंग को। जैसे कि आप देखते होंगे कि ज्यादातर लोग क्या है वो रेड कलर की पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो क्योंकि रेड अट्रैक्ट करता है, रेड इंपल्स बाइंग को परचेज इंपल्स बाइंग को इंप्रूव करता है, इंक्रीज करता है। इसी तरीके से एफएमसीजी के जो एड्स आते हैं उनकी टेस्टिंग के लिए भी न्यूरो मार्केटिंग का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई एड की टेस्टिंग, एड को पब्लिकली दिखाने से पहले उस एड को ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को दिखाया जाता है और फिर उनके रिस्पॉन्सेज को, जो सबकॉन्शियस रिस्पॉन्सेज हैं उनको जो है मॉनिटर किया जाता है। उसके बाद फिर जो है एड को दिखाना है कि नहीं दिखाना वो चीज डिसाइड की जाती है। ब्रांड कनेक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है कस्टमर से, इस चीज को भी आइडेंटिफाई करने के लिए न्यूरो मार्केटिंग का वहां पर इस्तेमाल किया जाता है कि ब्रांड्स को जब ब्रांड्स के एड्स देखता है कस्टमर या फिर ब्रांड को इस्तेमाल करता है कस्टमर तो उसके अंदर जॉय वाली फीलिंग या नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आती है कि नहीं आती है, इस चीज को वो जो है वहां पर कैप्चर करता है। उसके बेसिस पे फिर जो कंपनीज है वो डिसाइड करती हैं कि इस एड को दिखाना है कि नहीं दिखाना है। और जैसा कि रिटेल में प्राइसिंग में हेल्पफुल होता है उसी तरीके से एफएमसीजी के केस में भी जो प्राइसिंग की जाती है प्रोडक्ट्स की उसमें भी न्यूरो मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर? कि प्राइसिंग ऑड रखनी है, इवन रखनी है, इनिशियली लो रखनी है, बाद में इंक्रीज करनी है और ठीक है वो सारी चीजों में डिसाइड करने में हेल्पफुल होता है न्यूरो मार्केटिंग। क्लियर? वहीं पर लग्जरी ब्रांड के केस में बात करें कि किस तरीके से न्यूरो मार्केटिंग रोल प्ले करता है तो सबसे पहला रोल है इमोशनल स्टोरी टेलिंग में कि किस तरीके की स्टोरी टेलिंग यानी कि किस तरीके का जो एड है वो दिखाना है कस्टमर को, जिससे कि कस्टमर जो है कस्टमर के अंदर डिजायर जगे, एस्पिरेशन जगे, एम्पैथी जगे उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए और वो ब्रांड के साथ डीपली कनेक्ट हो सके। तो आप देखते होंगे कि जो लग्जरी ब्रांड है वो अपने आप को इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि उसका प्रोडक्ट परचेज करने के बाद जो कस्टमर है वो जो है एक स्पेशल मार्केट सोसाइटी में उसके स्टेटस मिलेगा, वो सेफ्टी और सिक्योर फील करेगा। क्लियर? और उनका प्रोडक्ट परचेज करने के बाद कस्टमर की लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप डिफरेंट ब्रांड्स का एड्स देखते ही होंगे जो लग्जरी ब्रांड्स हैं। क्लियर? से आप देखते होंगे कि जो लग्जरी ब्रांड है वो एक्सक्लूसिव वाला फीलिंग जो है वो जनरेट करते हैं कस्टमर के माइंड में। आप देखते होंगे कि जैसे कि जो लग्जरी ब्रांड्स हैं या फिर जो महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं वो वेट लिस्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि आप तुरंत जाके मार्केट में जाइए और उनका प्रोडक्ट परचेज करके घर लेते आइए, ऐसा जो है वो वहाँ पर ऐसा मार्केट नहीं क्रिएट करते हैं। वो सप्लाई को कंट्रोल करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे कि कस्टमर को लगे कि हाँ ये महंगा प्रोडक्ट है और ये कोई भी परचेज नहीं कर सकता है, इसको पहले आप डिमांड भेजोगे, ऑर्डर भेजोगे, फिर आपके लिए स्पेशली बनाया जाएगा, फिर जो है आपको डिलीवर किया जाएगा। क्लियर? तो ये जो है एक्सक्लूसिविटी वाला फीलिंग जो है वो क्रिएट करते हैं मार्केट में और इससे क्या होता है कि इससे कस्टमर को फील आता है कि वो इस मार्केट में, सोसाइटी में उसका स्टेटस है, उसके पास ये प्रोडक्ट है जो लोगों को परचेज करने के लिए वेट करना पड़ता है। क्लियर? तो एक्सक्लूसिव, जैसे कि आप कार भी परचेज करने जाइए तो कार में भी क्या होता है कि वेटिंग पीरियड होता है कि आज अगर आप बुकिंग कर रहे हो तो आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जो है वहां पर आपको कार मिलता है। तो एक्सक्लूसिविटी वाली फीलिंग जो है वो आती है। तो इसके जरिए कस्टमर के माइंड में लग्जरी वाली फीलिंग जो है वहां पर क्रिएट होती है। क्लियर? इसी तरीके से सेंसरी एक्सपीरियंस इनहेंसिंग द टैक्टाइल, विजुअल एंड ओल्फैक्टरी एक्सपीरियंस ऑफ लग्जरी गुड्स टू जस्टिफाई प्रीमियम प्राइसिंग। कस्टमर जो है जब प्रोडक्ट को परचेज करता है, जो लग्जरी ब्रांड से उनको परचेज करता है तो उसको टच करने पे, उसको देखने पे, उससे जो भी स्मेल आ रही है उससे जो है एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले कस्टमर को, इस चीज को डिसाइड करने में न्यूरो मार्केटिंग जो है वो हेल्पफुल होता है कि कौन सा टच है जो कस्टमर को एक्साइट कर रहा है, कौन सी स्मेल है जो कस्टमर को अच्छी लगेगी, कौन सा विजुअल है और कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है जो कि कस्टमर अट्रैक्ट होगा। इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने में न्यूरो मार्केटिंग वहां पर हेल्पफुल होता है। क्लियर? तो कौन सी स्टोरी टेलिंग सही रहेगी, एक्सक्लूसिविटी रखनी है कि नहीं रखनी है और जो वहां पर कस्टमर जो प्रोडक्ट है उसका टच, उसका जो कलर कॉम्बिनेशन, उसकी जो स्मेल आएगी उस प्रोडक्ट से वो कैसा होना चाहिए, उसका टेस्ट कैसा होना चाहिए, उन सब चीजों को डिसाइड करने में न्यूरो मार्केटिंग हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरीके से सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि प्रोडक्ट यहाँ पर कोई फिजिकल गुड्स तो होता नहीं है, यहाँ पर सर्विस होता है, इंटेंजिबल फॉर्म में होता है, तो उसमें भी जो है न्यूरो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि पहला हो गया कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना, तो कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए न्यूरो मार्केटिंग की फाइंडिंग्स जो है बहुत हेल्पफुल होती हैं कि किस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना है, वेबसाइट में कौन से कलर कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने हैं, जो फॉन्ट है वो किस साइज के होने चाहिए, जहां पिक्चर्स लगे हैं, प्रोडक्ट का प्लेसमेंट है वो कैसे होना चाहिए, जिससे कि आसानी से बिना किसी कंफ्यूजन के कस्टमर जो है वो वेबसाइट पे अपनी जो भी उसको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो उसको फाइंड आउट कर ले। तो उस तरीके से उसको प्लेस करना जिससे कि इमोशनली वेबसाइट से जो है
कस्टमर एंगेज हो सके, इस चीज़ को डिज़ाइन करने में न्यूरो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखते होंगे कि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि रेड कलर का, ब्लू कलर का, इन सब कलर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली कस्टमर के माइंड को अफेक्ट करता है। लॉयल्टी प्रोग्राम, यानी कि किस तरीके का लॉयल्टी प्रोग्राम या फिर रिवॉर्ड या फिर इंसेंटिव स्टार्ट किया जाए जिससे कि कस्टमर जो है वो इमोशनली ट्रिगर हो और जो है कस्टमर जो कंपनी का प्रोडक्ट है उसको वो परचेज करे, पार्टिसिपेशन कस्टमर का इंक्रीज हो, क्लियर, सर्विसेज जो है वो अवेल करे। आप देखते होंगे बहुत सारे मूवी हॉल वाले जो है डिस्काउंट्स दे रहे होते हैं, क्लियर, या फिर जो है फ्री ऑफर्स दे रहे होते हैं। कब कौन सा ऑफर देने से जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होगा और जो सर्विसेज है उसको इस्तेमाल करेगा। ये जो स्टाफ है उनको कौन सा ट्रेनिंग देना है जिससे कि कस्टमर के साथ वो सही तरीके से बिहेव करें, सही तरीके से कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करें, जिससे कि कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है वो इंप्रूव हो। तो उसमें भी जो है न्यूरो मार्केटिंग हेल्पफुल करता है। जो स्टाफ है उनका ड्रेस क्या होना चाहिए, उसका कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से होना चाहिए, इन सब चीजों को डिसाइड करने में कहीं ना कहीं न्यूरो मार्केटिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल जो न्यूरो मार्केटिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन को ये समझने में हेल्प करता है कि किस तरीके से सबकॉन्शियसली जो कस्टमर है वो डिफरेंट ऐड को, प्रोडक्ट को, ब्रांड को समझता है और कैसे मोटिवेट होता है डिफरेंट प्रोडक्ट को या फिर डिफरेंट सर्विस को अवेल करने के लिए, क्लियर। तो अलग अलग टेक्निक, एफएमआरआई है, ईईजी है, आई ट्रैकिंग है, इन सब का इस्तेमाल करके जो है कस्टमर के सबकॉन्शियस रिस्पॉन्सेज को समझा जाता है और उसके बेसिस पे फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिसाइड करती है कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या रखना है, कलर कॉम्बिनेशन क्या इस्तेमाल करना है, स्टाफ का ड्रेस कोड क्या रखना है, क्लियर, जो प्रोडक्ट का लेआउट है उसको जो रिटेल शॉप में लेआउट है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ रखना है इसको कैसे डिसाइड करना है, कौन से प्रोडक्ट को ऐसे रखना है कि जिससे कस्टमर उसको टच करके फील कर सके, कौन से प्रोडक्ट को ऐसे रखना है जिसको कस्टमर टच ना कर सके, क्लियर, प्राइसिंग क्या रखनी है, प्राइसिंग ऑड रखनी है, इवन रखनी है, ये सारी चीज़ों में इन सारी चीज़ों को डिसाइड करने में न्यूरो मार्केटिंग हेल्प करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।